वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एग्ज़ाम्स के लिए फोकस रहे और ये वाला जो पेपर हम लोग कराने जा रहे हैं जो है बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड मॉडल पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहा है। तो वीडियो को लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में भी कर चुके हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉय को हायर करता है और वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करता है और काम करने के बदले में जो उसको पैसा मिलता है उसको हम लोग रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं और सैलरी भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा? वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन द बिजनेस। बिजनेस में सक्सेस पाने का क्या, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब इनमें से क्या आवश्यक है? कैपिटल, मशीनरी, ऑनेस्टी या एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो आप ये देखिए कि कैपिटल तो चाहिए बिजनेस में, लेकिन उससे हमको सक्सेस नहीं मिल सकता है। मशीनरी वो चाहिए लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकता। ईमानदारी ये चाहिए लेकिन इससे भी सक्सेस नहीं मिल सकता। फोर्थ वन है इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम कुशलता पूर्वक हो रहा है। कुशलता पूर्वक मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पस के लिए हम बिजनेस खोले हैं और उस बिजनेस से लोगों को सोशली अवेयर हो पा रहे हैं, लोग उससे ज़्यादा फीड कर पा रहे हैं, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग उसके गुड्स एंड सर्विसेज का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो तभी ये हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए टू का डी, होना नहीं चाहिए, ये है ही, ठीक है। थर्ड वन, विच ऑफ द बोर्ड ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल। कह रहा है कि तेल शोधक कारखानाएं तथा चीनी मिले किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं? देखिए, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज के बारे में कह रहा है, ये दो कैटेगरी दे रखा है, एक दे रखा है ऑयल रिफाइनरी, एक दे रखा है शुगर मिल्स। तो ये किस में आएगा? तो ये प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्चरी में आएगा? हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी। प्राइमरी बात करता है एग्रीकल्चर को, सेकेंडरी बात करता है इंडस्ट्री को और टर्चरी बात करता है सर्विस सेक्टर को। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्योंकि इंडस्ट्री कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमर्स इंक्लूड्स। कॉमर्स क्या है? मतलब कॉमर्स में क्या क्या सम्मिलित है? कॉमर्स में बिजनेस इंडस्ट्री सम्मिलित है, ट्रेड एंड एक्टिविटी सम्मिलित है, कि बिजनेस एंड ट्रेड सम्मिलित है, कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आप देखिएगा, ये ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड, व्यापार एवं व्यापार में जो सहायक क्रिया है वही ना कॉमर्स में सम्मिलित होगी। तो इसका राइट आंसर आपका 4 का बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की और कर लिया हम लोगों ने। अब करेंगे 5 और 6 एक साथ कर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सोल ट्रेडिंग बिजनेस मतलब एकाकी व्यापार का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है? वो सोल मैनेजमेंट करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस रहता है, या हार्ड टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व रहता है? ठीक है, आपको ये देखना है। तो आप ये देखिए कि जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है वो अकेले वो बिजनेस को चलाता है, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा वो भी सोलली होगा, ठीक है। 5 का ही 6 1 है, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय रिकमेंडेशन, बाय बर्थ, बाय एप्लीकेशन और बाय एग्रीमेंट। क्या होगा इनमें से? क्या होगा? क्या वो रिकमेंडेशन से होगा, क्या वो बर्थ से होगा, क्या वो बाय एप्लीकेशन होगा या बाय एग्रीमेंट होगा? मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर सबसे बड़ा हेड होता है कर्ता
मतलब वो घर का एक हेड होता है। अगर कर्ता के गुजर जाने के बाद कोई और बचते हैं तो वो होते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स मतलब उनके जो बेटे होंगे, वो जो बचे हैं वो को पार्टनर्स होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। वो बर्थ से ही मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, या 20 हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? क्या मतलब ऐच्छिक होगा, आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अनावश्यक होगा? मतलब वॉलेंट्री, इंग्लिश में नेसेसरी, कंपलसरी और अननेसेसरी। कंपनी के बारे में तो हम बताए थे, कंपनी भी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका डेफिनेशन भी हम आपको बताए थे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील विथ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका एक अलग ही एंटिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कंपलसरी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है? वो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या पार्टनरशिप है, क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि यही एक ऐसा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबल है, जिसमें स्टेबिलिटी रहती है कंपनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? ठीक है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7। याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में मॉडल पेपर 1 में बताया है। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनी में तो इसमें 2 होता है। ठीक है, और 11th नंबर में देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय। मतलब गवर्नमेंट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? क्या वो संसद द्वारा होता है, या पार्लियामेंट के द्वारा होता है, या इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा होता है, या स्टेट असेंबली के द्वारा होता है, या बाय बैंकिंग सिस्टम होता है? किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा ही किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल कौन सा है? LIC है, सेल है, रेलवे है, या ONGC है? तो इसका राइट आंसर आपका सेल है। कौन गवर्नमेंट कंपनी है? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज। मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप कैसा होता है? लोकल होता है, रीजनल होता है, नेशनल होता है, या इंटरनेशनल होता है? ये क्वेश्चन भी हम लोग मॉडल पेपर 1 में कर चुके हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। भारत में वैश्वीकरण की का प्रभाव क्या है? तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आया है। ये 1991 को आया था। कब आया था? 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया था। का नाम था LPG। L से मतलब लिबरलाइजेशन, P से मतलब प्राइवेटाइजेशन, G से मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इसमें हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, जिसका मतलब कोई भी बैरियर नहीं होता है, जिसमें हम कोई भी कंट्री से कहीं पे भी हम गुड्स को सप्लाई
कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी बैरियर। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया में, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ। कोई ऑप्शंस है आपके पास, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया 1991 में, तो इसमें ये सारे चीज में बदलाव आया, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी भी हुआ, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, ग्रोथ रेट भी बढ़ा, ठीक है। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छा होते चला गया, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज एक्सरसाइज्ड बाय ब्रांचेस, सब्सिडरीज, पार्लियामेंट या हेडक्वार्टर। मतलब ये जो एमएनसी है इसका मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किया जाता है, किनके किनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शंस मैंने पढ़ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हेडक्वार्टर, किसके द्वारा, मुख्यालयों द्वारा। 16 नंबर का है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, एक ही तो केंद्रीय बैंक है, एक ही तो अपेक्स बैंक है, को हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि सेंट्रल बैंक तो आप जान रहे हैं, ये कमर्शियल में आ गया, ये कमर्शियल में आ गया, ये कमर्शियल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय, टाइम यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब तो बता चुके हैं, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब टाइम सेटिस्फैक्शन किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। ऑप्शंस है आपके सामने, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग या कम्युनिकेशन। ये वेयर हाउसिंग के द्वारा समय का जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया गया है, समय का जो बचाव किया गया है, वो वेयर हाउसिंग के द्वारा। कोई भी चीज आप स्टोर करके रख सकते हैं उसमें, ठीक है। इनको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 18 से डिस्कस करेंगे। 18 कहता है इंटरनेट इज यूज्ड इन लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं मॉडल पेपर के, इनको बिल्कुल करके जाइए, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। ये देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आ रहा है का सारा, ये राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट तो सभी जगह इस्तेमाल, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट है 19, द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, 1 ईयर था इसका आंसर। फिर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट किस में रिसीव होता है, तो करेंट में, सेविंग में, फिक्स डिपॉजिट में या होम सेफ अकाउंट में, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ओके। तो लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर तो आप जान ही रहे हैं, इंटरनेशनल, इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, ई कॉमर्स का आखिर क्या मतलब होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है आपका इंजीनियरिंग कॉमर्स से है कि इकोनॉमिक्स कॉमर्स से है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से है कि आपका एलिमेंट्री कॉमर्स से है। तो आप जान रहे हैं ई में हम पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, वहीं पे हम आपको इसका आंसर बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ओके, द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, टूवर्ड एम्प्लॉयज़ के प्रति होता है, कंज्यूमर्स के प्रति होता है, या गवर्नमेंट के प्रति होता है, या सबके प्रति होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके प्रति होना चाहिए, सिर्फ पार्शियल नहीं होना चाहिए, वो सबके प्रति होना चाहिए। का राइट आंसर टुवर्ड्स ऑल होना चाहिए, वही है भी,
इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस अ ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड। आपको तो पता ही है ये कैसा इंश्योरेंस है जो ह्यूमन का इंश्योरेंस कर सके। ठीक है, तो वो कौन करेगा? LIC करेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन को हम आगे थोड़ा जूम करते हैं और ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिजनेस का इन्वेस्टर्स को लेके। ठीक है, कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी, टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें से एक ही चीज पता चल रहा है कि जो इसमें से नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं होना चाहिए? टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हुआ। नेक्स्ट है 26, प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करेगा? तो प्रोस्पेक्टस तो कंपनी ही इशू करती है। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? तो प्रोस्पेक्टस एक कंपनी ही इशू करती है। हाउ मेनी क्लाउजेज आर देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। तो इसमें बोल रहा है कितने क्लाउज होते हैं उसमें टोटल कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कराने हैं 50। विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट को हम लोग चार्टर ऑफ द कंपनी है? तो MOA को बोलते हैं, AOA को बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं, या किसी को नहीं बोलते। तो ये हम लोग बोलते हैं 28 का ये वाला होना चाहिए A, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू मेड टू सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। किसको बोलना चाहिए? मतलब एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी किसको मेड करना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन थे सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो ये राइट आंसर बी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अ कंपनी इज इशूड बाय सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। किसको 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 इशू करेगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन? तो सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये ओनर है, ये क्वेश्चन में से। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी रिपीटेड में से है। कंपलसरी होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, या नेसेसरी होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए? इसका तो आपको पता ही है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना वो कराया हुआ है आपको पहले वाले वीडियो, आप उसमें से देख सकते हैं, जा सकते। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या इंक्लूडेड नहीं है? दो तरीके के सोर्स होगा, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ओवरड्राफ्ट है कि रिटर्न अर्निंग है कि बैंक लोन है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ध्यान रखिएगा, बैंक लोन। फिर यहाँ पर डिवेंचर। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर में? आपका एक्सटर्नल सोर्स नहीं है वो, तो रिटेन अर्निंग एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, वो इंटरनल सोर्स होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को जब हम दोबारा लेके आते हैं बिजनेस में तो हम रिटर्न अर्निंग कहते हैं। मतलब रिटर्न अर्निंग का मतलब हो गया कि ये एक सम ऑफ अमाउंट जिसको हम इकट्ठा रखे हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए।
मतलब जब फ्यूचर आएगा, फ्यूचर में इन नीड फॉरसेबल फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी बिजनेस में होती ही होती है, तो जब भी अनसर्टेनिटी है तब वहाँ रिटर्न अर्निंग का काम होता है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज फाइनेंस रिसीव्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म, इसमें से क्या होना चाहिए? फाइनेंस रिसीव्ड इशू ऑफ शेयर से कब होता है? लंबे समय के लिए, मध्यकालीन समय के लिए, अल्पकालीन की अति अल्पकालीन, किसके समय के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर तो ये कराया क्वेश्चन में से है, लॉन्ग टर्म होगा। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे, नंबर 36 क्या कह रहा है? नंबर 36 कह रहा है कि आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? वो 1948, ये भी शायद कराया हुआ क्वेश्चंस में से ही है, ये 1964 को बना था। नेक्स्ट है, एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई का एडवांटेज क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट को कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा कम, इंपोर्ट में कमी हो जाता है, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है, कि ऑल ऑफ दिस करता है? क्या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो ये हमको लगता है ये सारे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है, ऑल ऑफ दिस। ओके, राइट आंसर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या कहता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उसमें अधिकतम कितना संख्या होता है, कितना लिमिट होता है इन्वेस्ट करने का? ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का होता है 5 करोड़। कितना होता है? 5 करोड़, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, कौन एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। ओल्ड टेक्नोलॉजी इसमें ऑप्शन दे रखा है, मोर इन एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, और इनएडिक्वेट फाइनेंस और अनट्रेंड पर्सनल, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू सब्सिडीज, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स या ऑल ऑफ दीज, में से क्या होना चाहिए? सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेगी, ग्रांट भी देगी, इंसेंटिव भी देगी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फ्रेंड्स, financial assistance to producer is provided by customers, retailers, wholesalers or government, क्या होना चाहिए इसके लिए? के लिए होलसेलर होना चाहिए। तब इस पर कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो होलसेलर? होलसेलर डील्स इन क्वांटिटी ऑफ गुड, स्मॉल होगा, लिमिटेड होगा, या लार्ज होगा, या मीडियम होगा? होलसेलर तो आप लोग जानते हैं, होलसेलर तो आप लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ आपको पता होगा किस चीज़ का होलसेलर बिजनेस है, किस चीज़ का रिटेलर बिजनेस। ठीक है, तो ऑप्शंस इसमें क्या क्या थे? स्मॉल, लिमिटेड और लार्ज और मीडियम, तो लार्ज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, अब इसको थोड़ा और आगे ऊपर कर लेंगे ताकि क्वेश्चन, बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से की। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। मतलब कह रहा है जब वस्तुओं का आयात उन्हें निर्यात करने के लिए की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग इंटरपोर्ट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनः निर्यात, इंटरपोर्ट। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, ये आने वाला में से है, एकदम आएगा ये। नेक्स्ट है, ऑन मल्टीपल शॉप्स गुड्स आर सोल्ड ऑन, गुड्स कैसे कैसे बेचे जाते हैं? कैश बेचे जाते हैं, क्रेडिट बेचे जाते हैं, या दोनों तरीके से बेचे जाते हैं, या इनमें से कुछ नहीं? तो यहाँ देखिए, मल्टीपल शॉप्स में सिर्फ और सिर्फ किस पे बेचे जाएंगे? कैश पे, पर कैश। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 5 क्वेश्चंस बच गए हैं। दीज 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट सीरियसली। ओके। होलसेलर सेल्स गुड्स, होलसेलर गुड्स किसको सोल्ड करता है? प्रोड्यूसर को, रिटेलर्स को, कंज्यूमर्स को, कि मैन्युफैक्चरर्स को? किसको सोल्ड करेगा वो गुड? रिटेलर्स को ना करेगा। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनेशनल या नन? तो वो क्या होगा? इंटरनल। क्या होगा? इंटरनल। कि वो आंतरिक हो रहा है ना, देश के अंदर ही ना हो रहा है। फिर देखिए, कह रहा है कि गुड्स आर सोल्ड टू द फाइनल कस्टमर्स बाय मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर या इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? रिटेलर्स। रिटेलर्स से ही फाइनल कस्टमर के पास जाता है गुड। अब 48, 49 और 50 को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 48, 40। ये क्वेश्चंस देखिए। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग टू कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न होता है। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, एक कॉपरेशन, एक हैट्रेड या एक कंपटीशन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा होगा? मतलब क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि विदेशी व्यापार दो देशों के बीच क्या उत्पन्न करता है? मतभेद, कॉपरेशन, हैट्रेड या कंपटीशन। तो ये डिपेंड करता है सहयोग पे। सहयोग होगा तभी ना व्यापार बढ़ेगा, बिना सहयोग का कहाँ से होगा? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। शिपिंग बिल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? जब हम सामान को क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो बाहर जब भेजेंगे ना तो हमको एक बिल का जरूरत होगा। का मतलब होता है जहाजी आदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग बिल। फिर ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। ये हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा। मेट्स रिसीप्ट इज इशूड बाय। का राइट आंसर तो आपको पता ही है, जहाज का कप्तान। कप्तान के पास ही होता है सारा पावर, और वही पावर वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे आपके थे 50 क्वेश्चंस। 2 मॉडल पेपर का डिस्कशन अभी तक हो गया है, और 2 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। जैक बोर्ड बीएसटी के अकाउंट्स का भी मिलेगा, बीएसटी का भी मिलेगा। आप लोग इस मॉडल पेपर्स को बहुत अच्छे से करके जाइए एग्ज़ाम में, और बिल्कुल मैच कीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपको 100% ये सारा क्वेश्चंस आपको टैली करेगा। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप तक बहुत अच्छा पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है इससे, तो इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।